हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th इंग्लिश के 3 ऐसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को। अगर आपने ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया, मैं गारंटी लेता हूं आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, आपके इंग्लिश में अगर कोई टॉपिक 100% फिक्स होता है ना, तो वो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया जो है 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ये इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक है। तो आज हम 4 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास 12 इंग्लिश 2026 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर बिल्कुल कंप्लीट। 2026 बोर्ड में 100% यही आएंगे। ठीक है, बस इन 3 सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। और जैसा मैं बताऊंगा, ऐसे अगर लिख कर आओगे ना, एग्जामिनर आपको ऐसे नंबर देगा, ले बेटा 4/4 पूरा नंबर आपको देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी 1 मिलियन की फैमिली जो होने वाली है ना, वो जल्दी पूरी हो जाए। तो चलो, हमारा जो सेंट्रल आइडिया है वो है माई मदर एट 66। देखो 3 सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा, एक माई मदर एट 66, एक कीपिंग क्वाइट और एक है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तीनों सेंट्रल आइडिया आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66, मेरी 66 साल की मां। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया में क्या लिखना होता है, जैसे ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसका केंद्र बिंदु क्या है, मतलब इसका मेन पॉइंट क्या है, वो आपको इसमें लिखना होता है। मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। देखो क्या है, दो यद्यपि एगेइंग यानी कि उम्र बढ़ना, इज ये नेचुरल एक प्राकृतिक प्रोसेस प्रक्रिया है। मतलब यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मतलब भाई, आज हम अगर 22 के हैं या 23 के हैं, तो आगे चलकर हम भी 50 के होंगे, 60 की एज के होंगे। ठीक है, मतलब उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। आप लोग कब हाई स्कूल में थे, कब इंटर में आ गए, पता ही नहीं चला, कितना जल्दी समय बीत गया है कि नहीं। ठीक है, तो यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एट फिर भी द फियर डर ऑफ सेपरेशन बिछड़ने का, फ्रॉम योर लव्ड वंस यानी कि अपने प्रिय से, एंड नियर वंस और प्रियजनों से, इज वेरी पेनफुल बहुत दर्दनाक होता है। फिर भी अपनों से और अपने प्रियजनों से बिछड़ने का डर जो है ना, बहुत दर्दनाक होता है। मतलब जो अपने हैं उनसे अगर आपको बिछड़ना पड़ जाए, उनको छोड़ के जाना पड़ जाए, तो कितना वो पेनफुल हो सकता है हमारे लिए, ये एक बेटी से जाकर पूछिए। एक लड़की जो होती है ना, उसके मम्मी पापा उसको 17 से 18 साल का करते हैं, 20 साल का करते हैं, उसके बाद शादी कर देते हैं, वो अपने ससुराल चली जाती है। ठीक है, तो सोचो उस समय मां का जो दर्द है वो कितना दर्दनाक होता होगा। ठीक है, आगे देखो, द पोएम, ये कविता टास्क बताती है अबाउट के बारे में, द फीलिंग भावना ऑफ लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन की। ठीक है, तो ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को भी बताती है, दैट जो एज्ड पीपल, वृद्ध लोग एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, एंड और द फीलिंग, और उस भावना को भी बताती है ऑफ गिल्ट, आपराधिक भावना को, हुई जो दियर ऑफ स्प्रिंग उनकी संतानें एक्सपीरियंस अनुभव करती है, फॉर नॉट बीइंग ना होने पर एबल समर्थ, टू बी विथ देयर पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता के साथ, इन देयर ओल्ड एज उनकी वृद्ध अवस्था में। मतलब देखो साफ साफ क्या कहा जा रहा है, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस यानी कि ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है, दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं कि उसके जो बच्चे हैं वो बाहर चले गए हैं, वो उनके साथ नहीं है, उस भावना को भी ये कविता बताती है। आगे देखिए, एंड और द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है, व्हिच देयर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस, जो उनकी संतानें अनुभव करती हैं, फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, जो उनकी संतानें अपने वृद्ध माता पिता के साथ उनकी वृद्धावस्था में ना होने पर अनुभव करती है।
कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे बाहर जाएं, उनके साथ ना रहे, और कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो अपने मम्मी पापा के पास ना रहे। ठीक है, तो ये दोनों की भावनाओं को बताती है। द पोएम, ये कविता आल्सो एक्सप्लोर्स, ये भी पता लगाती है द फीलिंग, भावना आप मेलनचोली यानी कि उदासी की, एंड पेन और दर्द की। तो ये कविता हमें उस उदासी और दर्द की भावना का भी पता लगाती है दैट जो ये डॉटर, एक लड़की एक्सपीरियंस अनुभव करती है व्हाइल लिविंग, छोड़ते समय हर मदर, अपने माता को, ऑल बाय हरसेल्फ, उसके एट राइप ओल्ड एज, उसके वृद्ध अवस्था में। तो ये कविता जो है उस उदासी और दर्द की भावना का भी पता लगाती है जो एक पुत्री, जो एक लड़की अपने माता को वृद्ध अवस्था में छोड़ने पर अनुभव करती है। एक लड़की अपने ससुराल जाती है अपनी माता को छोड़कर ना, उस भावना को भी ये कविता हमें बताती है। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे क्या है, देखो ध्यान से, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि आपका एकदम कंफर्म हो जाए। देखो, दो एगेंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, फिर भी अपनों से और अपने प्रियजनों से बिछड़ने का जो डर है ना, बहुत दर्दनाक होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनकी संतानें अपने वृद्ध माता पिता के साथ ना होने पर, मतलब अपने वृद्ध माता पिता के साथ ना होने पर अनुभव करती हैं। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलनचोली एंड पेन दैट ये डॉटर एक्सपीरियंस व्हाइल लिविंग हर मदर ऑल बाय हरसेल्फ एट ये राइप ओल्ड एज। ये कविता उस उदासी और दर्द की भावना का भी पता लगाती है जो एक लड़की अपने वृद्ध अवस्था में अपने माता जी को छोड़ने पर अनुभव करती है, उस उदासी की भावना का भी ये पता लगाती है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम ही सब कुछ है भैया। अगर आप चाहोगे तो इसी समय को सोना बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसी समय को सोने में गुजार सकते हो भैया। आपके हाथ में आपको करना क्या है। अगर इस टाइम पे अच्छे से पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज सबसे अच्छा होगा, और अगर इसी टाइम को आप खेलने कूदने में या सोने में गुजार दोगे ना भैया, कुछ नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि लास्ट के 1-2 महीने में तैयारी हो जाएगी। ये क्लास 12 है, 1-2 महीने में तैयारी नहीं होती बच्चों, अभी से पढ़ना शुरू करो। चलो दूसरा है हमारा कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। मतलब आदमी को शांत रहना चाहिए, शांति से काम करना चाहिए। अगर आपको 95% लाना है, मान लो बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या सबको कहते फिरेंगे भाई मुझे 95% 12th में लाना है, मुझे 90% लाना है? कोई नहीं मानेगा। ये दुनिया देखना सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करती है। अगर आप कहोगे कोई नहीं मानेगा, जब करके दिखाओगे तभी मानेगा। मतलब कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, हमेशा आप शांत रहो, ठीक है, ताकि वो तूफान के पहले की शांति हो। देखो इन कीपिंग क्वाइट में द पोएट कवि डिमांड्स, मांग करता है, द नेसेसिटी, आवश्यकता का, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि शांत आत्म निरीक्षण की। तो कीपिंग क्वाइट कविता में कवि शांत आत्म निरीक्षण की मांग करता है। मैंस एक्शन, मनुष्य के कार, हिज रस, उसकी हड़बड़ी, एंड हरी, और हड़बड़ी से पहले जो है हैव ऑलरेडी, वो पहले से ही कॉज्ड, कारण बन गई है, मच चॉज, अराजकता का, एंड ट्रबल, और परेशानी का, इन द वर्ल्ड, संसार में। तो मनुष्य का काम, उसकी हड़बड़ी, ठीक है, वो पहले से ही अराजकता और परेशानी का कारण बन चुकी है। मतलब मनुष्य का कार और उसकी हड़बड़ी जो है ना, हड़बड़ी जो होती है वो पहले से ही दुनिया में अराजकता और परेशानी का कारण बन गई। अगर आप कोई काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं ना, कहा जाता है ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। बहुत जल्दी आप कोई काम करोगे भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा। हमेशा शांति से कोई काम करो, ऐसा नहीं कि खूब तेज। जैसे देखो अभी मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर रनिंग करना है या 3 किलोमीटर रनिंग करना है, आप यूपी पुलिस में मान लीजिए आपकी
ज्वाइनिंग है और आपको 3-4 किलोमीटर दौड़ने के लिए दे दिया जाए, तो आप एक ही राउंड अगर खूब तेज लगा देंगे तो दूसरे राउंड में आप थक जाएंगे। अगर शुरू में आप थोड़ा स्लो चलेंगे ना, तभी आप सारा राउंड लगा पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एकदम जल्दबाजी में सब कुछ करेंगे, भैया इसको हम पिछाड़ ही देंगे, ठीक है, तुरंत, ऐसा नहीं। आगे देखिए, नाउ अब इट इज द टाइम, वो समय आ गया है, व्हेन जब ही शुड टेक अ पास, उसे एक विराम लेना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि उसे एक विराम लेना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। ही शुड, उसे डू, उसे करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण। तो उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस, स्थिरता का डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्थिर है या शांत है ना, तो ऐसा मत समझना वो एक्टिव नहीं है, वो निष्क्रिय है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। आप देखते होंगे ना, आप ही के क्लास में कोई बैक बेंचर होगा, पीछे बैठने वाला, वो बहुत तेज होगा, चुप रहता होगा, बोर्ड एग्जाम में वही टॉप करेगा, जैसे आपके सर जी थे, ठीक है। हम जो थे पीछे कभी कभी आगे बैठते थे, नहीं तो बीच में बैठते थे या 1-2 सीट पीछे बैठते थे। तो कुछ लोग आगे बैठ के एकदम प्राउड फील करते थे, अरे यार टॉपर तो हम ही बनेंगे, और पूरे क्लास में हम ही टॉपर थे, ठीक है। हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, ठीक, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच है बात, ठीक है। मैं ही टॉपर था हाई स्कूल इंटर में पूरे क्लास में। तो आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं होता कि भैया मैं आगे बैठूंगा जाके झगड़ा लड़ाई कर दो, ऐसा नहीं है। आप टॉपर कहीं भी बैठकर कर सकते हो, क्योंकि आप खुद पढ़ो, खुद आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, ठीक है। आगे देखो, स्टिलनेस, स्थिरता एंड साइलेंस और शांति विल हेल्प, सहायता करते हैं मैन, मनुष्यों का इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में, ये फीलिंग, एक भावना, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ की, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग में, मानव जाति में। तो स्थिरता और शांति मनुष्यों में आपसी समझ की भावना उत्पन्न करने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप स्टिल हैं, स्थिर हैं, एंड साइलेंस, और आप शांत रहते हैं ना, तो ये एक व्यक्ति के, ये मानव जाति में ना आपसी समझ की भावना पैदा करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। हो गया। चलो एक बार मैं फिर से इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं। कीपिंग क्वाइट हमारे चैप्टर का नाम है, तो देखो, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। कीपिंग क्वाइट कविता में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की मांग करता है, आवश्यकता की मांग करता है। मैन्स एक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज मच चाओस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, यानी कि मनुष्य के कार्य, उसकी हड़बड़ी ने पहले से ही दुनिया में अराजकता और समस्या पैदा कर दी है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक अ पास, अब वो समय आ गया है कि उसे एक विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्थिरता और शांति मनुष्य, मानव जाति में आपसी समझ की भावना उत्पन्न करने में मदद करते हैं। बस हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हो गया। चलो एक चीज और मैं आपसे बता देना चाहता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी जो आप बता रहे हैं मेरे बुक में दूसरी तरह से दिया है। देखो भैया, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के लिखे रहते हैं, बट सही सब है, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमारा चैप्टर आता है ये थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की एक चीज। कोई भी सुंदर वस्तु होगी ना, अगर हम उसको देखेंगे भाई ना, तो वो हमारे अंदर बैठ जाती है, हमारे दिमाग में ना है, वो बैठ जाती है। देखो ध्यान से समझो, पढ़ो इसको। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का लाइज निहित है इन द वेरी ओपनिंग लाइन, यानी कि प्रारंभिक लाइन में ही ऑफ द पोएम के ये थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी कविता का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो उसके प्रारंभिक लाइनों में ही निहित है। मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी, इसी में इसका सेंट्रल आइडिया समाहित है। आगे देखो ध्यान से, ये क्या भाई, चलो आगे देखो।
एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी सुंदर वस्तु, इज ऑलवेज, हमेशा ट्रीजर्ड, संजो कर रखी जाती है, इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में। तो कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे मस्तिष्क में संजो कर रखी जाती है। अगर कोई भी सुंदर चीज देखते हैं भाई ना, हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स, ये प्रदान करती है, आज हमें इटर्नल, शाश्वत एंड एवरलास्टिंग, और चिरस्थायी जॉय, आनंद, क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। मतलब जो सुंदर वस्तु है ना, वो हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। आगे देखो, द हैप्पीनेस, प्रसन्नता, दैट, जो एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड, जो कोई भी सुंदर वस्तु प्रदान करती है, यानी कि वो खुशी जो हमें कोई भी सुंदर वस्तु प्रदान करती है, नेबर फेड इनटू नथिंगनेस, वो कभी शून्य नहीं होती, बट लेकिन मल्टीपल मैनीफोल्ड, वो कई गुना बढ़ जाती है, व्हेनेवर, जब कभी भी, इट रिटर्न्स, ये वापस आती है, टू आवर माइंड, हमारे दिमाग में। तो द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड, वो खुशी जो कोई भी सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है, नेबर फेड्स इनटू नथिंगनेस, वो कभी शून्य नहीं होती, बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, जबकि वो जब भी हमारे दिमाग में आती है, वो कई गुना बढ़ जाती है। आगे देखो, ब्यूटी, सौंदर्य, इन व्हाट एवर फॉर्म, किसी भी रूप में, इट में बी फाउंड, पाई जाए। तो सुंदरता जो किसी भी रूप में पाई जाए, इज एन इटर्नल, वो शाश्वत जॉय, आनंद है, टू ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए। तो सुंदरता चाहे वो किसी भी रूप में पाई जाएगी ना, वो हम मनुष्यों के लिए शाश्वत आनंद है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्स, ये प्रदान करता है, ह्यूमंस, मनुष्यों को, द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी, निरंतर अवसर, टू रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? विचार करने के लिए, ऑन दैट ब्यूटी, उस सुंदरता पर, क्योंकि ये मनुष्यों को एक उस सुंदरता पर विचार करने के लिए एक निरंतर अवसर प्रदान करता है। व्हिच, जो स्टैंड्स इज सच डार्क, यानी कि जो बिल्कुल विपरीत है, टू द डिजेक्शन, निराशा के, मोनोटोमी, यानी कि नीरसता के, एंड अगलीनेस, और क्रूरता के, ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में। तो कहा क्या जा रहा है, ध्यान से समझो, ठीक है। ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट में बी फाउंड, सुंदरता चाहे वो किसी भी रूप में पाई जाए, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमंस, वो मनुष्यों के लिए शाश्वत आनंद है। बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्स ह्यूमंस द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी, क्योंकि ये मनुष्यों को उस सुंदरता पर विचार करने के लिए निरंतर अवसर प्रदान करती है। व्हिच स्टैंड्स इन सच stark contrast to the dejection, monotony and ugliness of our everyday life, जो हमारे दैनिक जीवन की निराशा, नीरसता और कुरूपता की बिल्कुल विपरीत है। बस हो गया, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाक से, लेकिन इसको एक बार मैं फिर से तो रिवाइज कर दूं, ठीक है। चलो, हम पढ़ रहे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। तो देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो उसके प्रारंभिक लाइन में ही निहित है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड, कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, वो खुशी जो हमें कोई भी सुंदर वस्तु प्रदान करती है, नेबर फेड इनटू नथिंगनेस, वो कभी शून्य नहीं होती, बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न टू आवर माइंड, बल्कि जब भी ये हमारे दिमाग में वापस आती है ना, कई गुना बढ़ जाती है। ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म में बी फाउंड, सुंदरता चाहे वो किसी भी फॉर्म में पाई जाए, किसी भी रूप में पाई जाए, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमन, वो मनुष्यों के लिए एक शाश्वत आनंद है। बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्स ह्यूमंस द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी, क्योंकि ये मनुष्यों को उस सुंदरता पर विचार करने के लिए निरंतर अवसर प्रदान करती है। व्हिच स्टैंड्स इन सच स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द डिजेक्शन, मोनोटोनी एंड अगलीनेस ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स, क्योंकि जो हमारे दैनिक जीवन की निराशा, नीरसता और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका ले लिया, बस खत्म भैया, सब हो गया। 3 सेंट्रल आइडिया आज मैंने आपको बता दिए, और यही 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप पढ़ के जाओगे, लिख कर ले लो, गारंटी लेता हूं आपका 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो सेंट्रल आइडिया भैया ना, बार बार यही रिपीट होते हैं, और ऐसे लिख कर आओगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बच्चे। हेडिंग डाल देना और ऐसे लिख देना, भैया हो गया काम, ठीक है।
तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी सेंट्रल आइडिया पर वीडियो लाइए, तो आप बुलाएं हम ना आए, ऐसा हो सकता है? तो चलिए फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।